स्वागत फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ये सॉल्व गुरु। और आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूँ बिहार विधानसभा और परिषद का एसओ का मॉक टेस्ट, जिसे आम भाषा में यानी हिंदी की भाषा में सहायक प्रशासक पदाधिकारी कहते हैं। काफ़ी लंबे समय से आपका मॉक टेस्ट का इंतजार था, लेकिन थोड़ा सा समय की पाबंदी होने के कारण या फिर कह सकते हैं थोड़ी व्यस्तता होने के कारण मैं मॉक टेस्ट लेकर नहीं आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में कनेक्टेड था, या तो वैकेंसी के रूप में या फिर वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट क्या था उसके रूप में। और कहीं ना कहीं जिससे मुझसे जितना समय मिल पा रहा था मैंने आप लोग को हेल्प ही किया है और आप लोग गाइड किया है। और आप लोग का प्यार काफ़ी मुझे मिलता रहता है हर वीडियो में, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही प्यार आप लोग को और ऐसा ही सपोर्ट मुझे आप देते रहिए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छा कर सकूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकूं। जैसा कि आज की दुनिया में बेसिकली सारे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हर वीडियो में अपने चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने की या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ आपने जैसा देखा होगा कि बिहार विधान परिषद में जो ऑफिस अटेंडेंट आया है उसके लिए भी मैंने आपको 1000 क्वेश्चन जो नए व्यूअर्स हैं उनके बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं उनके लिए 1000 प्रश्नों का श्रृंखला मैंने अपने नए यूट्यूब चैनल एग्जाम बाग का स्पेलिंग याद रखिएगा, EXAM एग्जाम और BAGH एग्जाम बाग पर मैंने 1000 प्रश्नों का श्रृंखला वहाँ पर अपडेट कर दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो उस क्वेश्चन के लिए अगर आप मार्केट में जाते हैं तो कम से कम आपको 200 से 300 रुपये किताब लेने पड़ेंगे, जिसमें 1000 जीके जिसके प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, सिर्फ आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सेवा दी गई उन बच्चों के लिए जो बिहार में हमारे आर्थिक रूप से कमजोर है। क्योंकि बिहार ऐसे भी एक पिछड़ा राज्य आता है, और बिहार में अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है और उसके लिए अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ये मेरे लिए मायने रखती है, बहुत ही मेरे गर्व की बात होगी कि मैं उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कर पाता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ यही करना है 1 लाइक 1 शेयर, 1 लाइक 1 शेयर मतलब इस वीडियो देखने के बाद आपका 1 लाइक बनता है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ग्रुप में 1 शेयर तो बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में जो आप करते हैं वही घूम फिर के आपके पास आता है। अगर अच्छा कीजिएगा तो अच्छा लौट कर आएगा, और बुरा कीजिएगा तो बुरा करके आपके सामने आएगा। इसलिए वीडियो को देखने के बाद 1 लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ एक ग्रुप में शेयर बनता है, ताकि नए बच्चों को भी हमारे चेहरे के बारे में मालूम चल सके कि कोई बंदा ऐसा भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने में कभी पीछे नहीं होता है। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो बिल्कुल अप टू डेट देता है, जिस तरीके से मैं लगातार देते आ रहा हूं, चाहे वो बिहार विधान परिषद ऑफिस के एग्जाम का कैंसिल का हो या फिर उसके एग्जाम डेट का हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना वीडियो को लेट किए हुए आज का जीके जीएस का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ईरानी राजदूत एक था जिसका नाम था अब्दुर रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ये क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बेहतरीन आपको रहने वाला है, जैसा कि आप देखिए होंगे। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय के शासनकाल में, कृष्णदेव जब हमारे राजा थे तो उनके शासनकाल में एक ईरानी राजदूत आया था जिसका नाम था अब्दुर रज्जाक का मतलब यहाँ पर 2 तरह क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछ देता है कि कृष्णदेव के शासनकाल में कौन सा ईरानी राजदूत आया था, तो अब्दुर रज्जाक, और पूछ लेता घुमा करके अब्दुर रज्जाक जो है वो किसके शासनकाल में ईरान से आया था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन है, ऐसे क्वेश्चन का लेवल आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो शिवाजी को राजा औरंगजेब ने दिया था। और कब दिया था, तो 1677। नेक्स्ट बात करते हैं 67, नॉट 77, 77 हो जाएगा, 1667। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की थी और भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इससे पहले किसी भी राजा ने कभी भी अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू नहीं की थी, लेकिन अशोक ने क्या किया था कि सभी अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की थी और उसको एक सही तरीके से अरेंज कर दिया, ताकि आने वाले हमारे भविष्य में जो भी राजा होंगे या फिर एस्ट्रोलॉजर होंगे उनको इसके बारे में आसानी से ज्ञान मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो का नाम लेते ही हमारे जहन में एक चीज आ जाता है जिसको बोलते हैं बाथ, यानी विशाल स्नानागार, जो कि होता है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट बात करते हैं, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था। आमतौर पर मगध पर क्षत्रिय वंश का ही राज रहा है, लेकिन गैर क्षत्रिय में बात करते हैं तो शिशुनाग वंश की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से एक निम्न वर्ग का राजा था और गैर क्षत्रिय था। ठीक है, शिशुनाग वंश। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत लोगों ने क्षत्रिय भी कहा और बहुत लोगों ने कुलहीन भी कहा है, तो इसको मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि ये कुलहीन क्षत्रिय था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया है, तो कनिष्क जब था जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इसने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म को ये मानता भी था। और इसके समय में बौद्ध की चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, पुहार के व्यापारी कोवलम की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में होता है, तो तमिल महाकाव्य का नाम है शिल्पादिकारम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। लाजवाब क्वेश्चन है तो वो भी लिखिएगा, और साथ ही साथ ग्रेड भी लिखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस युद्ध में हुआ था, यानी हर्षवर्धन
की बात करते हैं और पुलकेशिन द्वितीय के दोनों के बीच में युद्ध जब हुआ था तो वो कब हुआ था, तो 634 ईस्वी में। और यहीं पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण भारत में आने से रोका था, वरना हर्षवर्धन पूरे दक्षिण भारत को जीत जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग गौर कर रहे होंगे एक क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूर्व मुगल काल यानी मुगल काल से पहले भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था, तो इब्न बतूता था मोरक्को, और मोरक्को की राजधानी है कौन, मोरक्को सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं और इसी इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा जो हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा स्थल है धौलावीरा, और धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात। यहाँ पर धीरा टाइपिस्ट ने धीरा लिख दिया है, तो धौलावीरा होगा गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य स्पष्ट किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, यानी किस ग्रंथ में कहा था कि इंसान के पूर्ण जन्म भी होते हैं, यानी पूर्ण जन्म की बात जो होती है, पुनः जन्म की बात कही गई थी, तो वो उपनिषद था जिसका नाम था बृहदरण्यक में कहा था कि इंसान का पूर्ण जन्म भी होता है, यानी पुनः जन्म भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी, तो यही कृष्णदेव राय था जिसके शासनकाल में ईरानी अब्दुल रजाक आया था, तो वो तेलुगु भाषा में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना किया था। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था, देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह तृतीय की बात करते हैं तो उसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य में यात्रा करने वाला जो विदेशी यात्री था उसका नाम था एथेनीसियस निकितन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको रेयरस्ट देखने को मिलते होंगे जब आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तब। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची यात्रा की थी, तो हेनसांग ने कांची यात्रा किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का समाकलन और विवादों को निपटारे के लिए, यानी बौद्ध की शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए ही बौद्ध संगीति की गई थी। त्रिपिटक के अंग कौन कौन है, तो 3 पिटक हैं, विनय, सूत और अभिधम पिटक। जिसमें बात करते हैं तो इसमें जो विनय हो वो नियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो द्वारा रचित खैजल उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है, तो अमीर खुसरो जिसने 7 सुल्तानों का साम्राज्य देखा था उसने एक रचित किया था कह सकते हैं ग्रंथ जिसका नाम था खैजुल उल फतूह। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसने लिखा था कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट नियंत्रण किया था और कैसे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 थी, जिसमें 5 वंश थे, गुलाब किले तो सांस लो, उसकी आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, आमतौर पर अर्थशास्त्र नाम आकर लोगों को मन में आता है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं था, ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक प्रशासन के बारे में मालूम चलता है। किसका, मौर्य का। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य नहीं उठाया था। रत्नावली या फिर कह सकते हैं प्रियदर्शिका या फिर नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी, तो हर्ष ने किया था। हर्ष ने 3 किताब लिखी थी, एक रत्नावली, दूसरा प्रियदर्शिका और तीसरा नागानंद। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत कहाँ है, अगर सैंधव सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है किसका, तो उत्खननों से प्राप्त नगरा अवशेष, यानी जो नगर के अवशेष मिले थे उससे हमको मालूम चलता है कि सैंधव सभ्यता भी पहले हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत, फास्ट तो नहीं बोल रहे, आई थिंक थोड़ा नॉर्मली बोल रहे हैं, फास्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं थोड़ा सा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो। आमतौर पर बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो वीडियो को लंबा करने की कोशिश करते हैं कि वीडियो आधा घंटे 45 मिनट को, जिससे उनका व्यू हो। लेकिन हमारा इंटेंशन होता है कम समय में बेस्ट क्वालिटी, जो कि आपके पास भी समय कम है और हमारे पास भी समय की काफ़ी कमी होती है, इसलिए थोड़ा सा मीडियम बोल रहे हैं, नहीं काफ़ी फास्ट नहीं काफ़ी स्लो। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भूमि या सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की, तो वेतन भू राजस्व यानी वेतन और भू राजस्व की परंपरा शुरू किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक में के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे और इसने ही अपने भाई के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया, तो किस नगर को सिराज हिंद कहा गया, तो जौनपुर को, वही जौनपुर जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बनाया गया था। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था कौन था, तो उसका नाम था जौनपुर, यानी जो इसका जौना खां नाम था, तो जौना खां के नाम पर जौनपुर बनाया गया जिसको सिराज हिंद कहा गया था। ठीक है, और जौनपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश। बलबन ने, जो कि अंतिम शासक माना जाता है, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, वो कौन सा विभाग था, तो दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसका जिक्र अमीर खुसरो ने अपनी किताब में किया था। नेक्स्ट, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा बदला था, तो सिकंदर लोधी ने बनाया था। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, क्योंकि वो दिल्ली से आगरा अपना लेकर गया तो आगरा शहर की स्थापना इसने किया था, ये भी एक क्वेश्चन आता है।
अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसके प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो बनाया गया है दिल्ली में वो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। और कुवैत उल इस्लाम जो है वो भारत की पहली मस्जिद है। ये भी क्वेश्चन आता, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो कुवैत उल इस्लाम, और इसी का जो एंट्री पॉइंट है उसको बोला गया अलाई दरवाज़ा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आज़ादी के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात में। जैसा कि धौलावीरा की बात होती है तो हड़प्पा का सबसे बड़ा जो साइट है वो धौलावीरा है, जो गुजरात में ही पड़ता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर का कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त कालीन का सबसे बड़ा कला का नमूना माना जाता है। सल्तनत काल का वो प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि को नाप जोख कराई थी तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया था? तो खालसा भूमि के अंतर्गत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, और इसने ही सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरू किया था, और इसने ही सबसे पहले घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू की थी, और सैनिकों को ड्रेस देने की प्रथा शुरू किया था। यानी सैनिक जो होंगे वो ड्रेस में होंगे, और सैनिकों को सबसे पहले वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी स्थान प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो वैसे भारतीय जो किसी प्रांत के गवर्नर बने थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना, यानी विजयनगर में जो कृष्णदेव राय थे जिसके साम्राज्य में ईरानी शासक अब्दुल रजाक आए थे, उन्होंने एक रचना किया था जिसका नाम था आमुक्त माल्यद। उसका क्या विषय था? तो उसका विषय था उस समय के, यानी उस समय का जो विजयनगर था उसका लोक प्रशासन और विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए एक राजा का। नेक्स्ट बात करते हैं गोलकुंडा फोर्ट, जिसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं। तो गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? यानी किस हिंदू राजा को मार करके गोलकुंडा में मुस्लिम राज्य का साम्राज्य शुरू हुआ? तो वारंगल जो थे वहाँ के अंतिम हिंदू शासक थे जिसको मार करके गोलकुंडा में मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई, और गोलकुंडा में ही गोलकुंडा फोर्ट है। और ये कहाँ पर है आप लोग बताइएगा, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश या हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिए। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू हुआ? इससे पहले जैसा कि पता होगा कि इंडिया में सिविल सर्विस में केवल गोरे लोग ही जाते थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि खुली उसको ओपन कर दिया गया, यानी हर लोग जो योग्य है इस एग्जाम को दे सकता है। और सन 1853 में ये खुली प्रतियोगिता कर दी गई जिसमें सभी कोई हिस्सा ले सकते थे, यानी भारतीय भी ले सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं मिलिंद पनाहो, जो कि पाली भाषा में लिखित एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा थे जिनका नाम था मिनांडर, और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में संवादों का बारे में जिक्र किया गया? तो नागसेन, यानी नागसेन और मिनांडर के बारे में उनके वाद विवाद का जिक्र किया गया है किसका? मिलिंद पनाहो में, जो कि पाली भाषा में लिखी गई है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने। ये भी क्वेश्चन पूछ देता, शंकराचार्य का पुराना नाम क्या था? तो आदि शंकर था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकर का जन्म जो था वो केरल में हुआ था, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था, यानी कलाडी गांव में। नेक्स्ट बात करते हैं संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो संगम साहित्य जो था उसका मुख्य विषय था युद्ध और प्रेम, यानी एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। यहीं से कॉन्सेप्ट आया है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। लव यानी प्रेम और युद्ध यानी वार। तो यहीं से है कि संगम साहित्य, यानी संगम साहित्य कहता है कि प्यार और जंग में सब जायज है। जो आज हम कथा सुनते हैं ना, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, तो ये संगम साहित्य का ही देन है। जो इंसान बोलता है कि प्यार और जंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना कोई गलत होता है ना कोई सही होता है, जिसको जो लगे वो सही होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वो बातें से इस बातों को मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर ठोकिएगा कि सर आपकी बातें जो है वो कहीं ना कहीं यूनिक रूप से समझ में आ रही है मुझे। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन हुआ था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? जब दिल्ली की गद्दी पर नसरुद्दीन बैठा था तो उस समय भारत पर आक्रमण किया था तैमूरलंग ने। किसने किया था? तैमूरलंग ने। और तैमूरलंग ने कब किया था भारत पर आक्रमण, ये भी बताइएगा, 1398 या 1394। ठीक, किस भारतीय को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, या फिर उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल राजाओं में से जिसने सिलोन किसका नाम था? तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, और उस पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया था राजेंद्र ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सिलोन को जीतने वाला राजा का नाम क्या था? तो राजेंद्र, और वो किस वंश का था? तो चोल वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहती थी? इब्राहिम आदिल शाह था कि अपने मुसलमान धर्म को मानता ही था लेकिन कंटरपथ नहीं था, ये हिंदू को ही मानता था। इससे नाराज होकर उसके जो मुस्लिम प्रजा थी उसे कहते थे कि ये जग गुरु हैं। जग गुरु का मतलब होता है कि ये सबके गुरु हैं, यानी हिंदू को भी उतना प्रायोरिटी देते हैं, मुसलमानों को भी उतना ही प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था। जैसा कि भारत क्या है? भारत आज धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, भारत क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते धर्मनिरपेक्ष को सेकुलर। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित देवता जो थे वो संगम काल में वो नुरुगन थे, जिसका
कालांतर में इसे कहा गया, तो पहले उसको नूरगन कहा गया, अब कहा जाता है सुब्रहायम, सुब्रहान्यम, सुब्रहान्यम। क्लियर है, यानी नूरगन का नाम अब पड़ गया सुब्रहान्यम, जो कि संगम कालीन के सबसे प्रचलित देवता थे। उसके बाद बात करते हैं तोलिकाप्पियम ग्रंथ। तोलिकाप्पियम ग्रंथ किस संगम काल में था? तो ये द्वितीय संगम काल में था तोलिकाप्पियम ग्रंथ, ठीक है, जो तमिल ग्रंथ था। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्तकालीन मंदिर कला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो जब भी गुप्तकालीन की बात करते हैं तो सबसे अच्छी और प्रचलित जो मंदिर थी उसका नाम था दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ का है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे भी थे इसका। गुप्तकालीन ग्रंथ जो है जिसका नाम था पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने किया था, कि गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा, जो मैंने बोल ही दिया, यानी विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र थी इसकी रचना, इसकी तुलना बाइबल से की जाती है, समझ सकते हैं आप लोग। और ये किस समय था? तो गुप्तकालीन के समय था, ठीक है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? यानी चोल वंश में जो मंदिर का जो एंट्री पॉइंट था उसको क्या कहा जाता था? तो गोपुरम। ये बिहार दरोगा का मेंस क्वेश्चन है, गोपुरम, याद रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन आया है कि जब चोल वंश में जो मंदिर का जो एंट्री पॉइंट था उसको गोपुरम कहा जाता था, और साउथ में अभी भी इसको गोपुरम ही कहा जाता है। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। यह बात भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? तो इसको लिखा गया है दीवाने खास, दिल्ली में स्थित लाल किले में। आप लोगों ने शायद ये कहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल कहेगा यस सर, बिल्कुल कोई यूनिक क्वेश्चन मिला है और लेवल का क्वेश्चन मिला है, क्योंकि ऐसे लेवल का क्वेश्चन सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे मिल सकता है। एन एक्सपर्ट जीएस ऑल गुरु, आपका अपना मेंटर। यानी धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। ये बात लिखा गया कहाँ पर? तो दीवाने खास। और कहाँ पर? तो दीवाने खास कहाँ है? दिल्ली के लाल किला। और दीवाने खास किसने बनाया है? तो ये बनाया है शाहजहां ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बात करते हैं, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। उसी को घुमा कर पूछा है कि चेतक नामक प्रसिद्ध घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो वो था राणा प्रताप का। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो एक विदेशी राजा था जो मुख्य रूप से श्रीलंका का था। उसने भारत के राजा से, ये समुद्रगुप्त से, ये रिक्वेस्ट किया था कि मुझे भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए एक मंदिर बनाने का या फिर एक विहार बनाने की अनुमति दी जाए। उस राजा का नाम था राजा मेघवर्मन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट मानता है राजा टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से थे, और उन्होंने जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता के सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम किस सुधार में शासक के काल में कार्य किया था? तो राजा टोडरमल आमतौर पर अकबर के नवरत्नों में से थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शेर शाह के साम्राज्य में काम किया था। ये भी याद रखिएगा, राजा टोडरमल जो था वो शेर शाह के सबसे पहले काम किया था, बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पॉइंट टू बी नोटेड है। नेक्स्ट, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किसके पास रहे? तो मैंने बताया ही था, मोहम्मद बिन तुगलक के भाई के पास, फिरोज शाह तुगलक, आई थिंक वही होगा, हाँ, फिरोज शाह तुगलक। देखिए आंसर वही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा पर प्रतीक, यह किसके काल में हुआ था? यानी नृत्य करते हुए एक मूर्ति को ढालते हुए, यानी जिसमें दिखे कि मूर्ति जो है वो नृत्य कर रही है, ये चोल वंश में शुरू हुआ, जिसमें यह दिखाया गया था कि मूर्ति जो है वो किस तरीके से लगती है नृत्य करते हुए, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1565 में किस स्थान पर युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत करने वाले थे हरिहर और बुक्का, और किसके अंतर्गत में किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। ये क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन काल था तो उस समय हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसका पतन हुआ था 1565 में। उस समय तालुकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसी और तगड़ी की युद्ध हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रयाग प्रसिद्ध स्तंभ के लेखों की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रसिद्ध के लेखक कौन थे? हरिसेन। नेक्स्ट बात करते हैं, अहिल्याबाई किस परिवार या किस शासक के परिवार की थी? तो अहिल्याबाई जो थी वो होलकर वंश की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। रामचरितमानस के रचयिता, जिसका नाम था तुलसीदास, किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो तुलसीदास सदाहरिचेरा, ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। ये एक दोस्तों, ये रहा आप लोग का आई थिंक 55 से 60 क्वेश्चन हो गए, जो कि आप लोग को मैंने काफ़ी कम समय में अपडेट कर दिया, और 55 से 60 क्वेश्चन आप लोग को मैंने जीके के रूप में दिया। और देखिएगा ये सारे लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार एएसओ में काफ़ी लंबा फाइट होने वाला है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करके जाइएगा तो इससे आसान क्वेश्चन आसानी से बना के आइएगा। लेकिन अगर इस लेवल क्वेश्चन करके नहीं जाइएगा और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो याद रखिएगा आपकी पूरी 6 महीने साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि क्वेश्चन का लेवल हमेशा हाई रखिए, ताकि लोग अगर आए तो आराम से उसको बना सके और अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और आपको नौकरी भी एक बार ही चाहिए और मेहनत भी एक बार ही करना है, ठीक है। सो कैसा लगा आपको प्रश्न जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ जैसा मैंने बोला,
एक लाइक और एक शेयर, एक लाइक और एक शेयर, चूंकि इस दुनिया में आप जो करते हैं वही घूम फिर कर आता है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे घूम फिर कर अच्छा मिलेगा, अगर आप लोग अच्छा कीजिएगा तो आपको भी मिलेगा। अब देखना आपके ऊपर है कि आप इसे लाइक करते हैं या शेयर करते हैं कि नहीं, ये आपके कर्मों का फल है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।